हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10th हिस्ट्री का 5 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है बच्चों। मैं आप लोगों को पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊँगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने सभी हमारा टारगेट है कि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम छू लें, जिसमें 5 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीवाद क्या है। ठीक है बच्चों, पूंजीवाद एक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है। कैसा है? पूंजीवाद राजनीतिक तो है ही, साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। बच्चों, अगर हम एक उदाहरण लें तो सपोज करो कोई कोचिंग संस्था जो खोला जाता है, उसमें क्या होता है, हम निजी अपनी पूंजी लगाते हैं और उससे जो आमदनी होती है, उससे जो इनकम होती है, वो हम उसका लाभ हम ही उठाते हैं। तो अगर इसमें समझो कि अगर सरकार आप वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग को बंद करवाए और सार्वजनिक कोचिंग संस्थान या स्कूल को विकास करने की कोशिश करे, तो बताओ क्या प्राइवेट जो भी कोचिंग संस्थान वाले हैं वो इस चीज़ का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। एक बात और, सार्वजनिक जो विस्तार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मान लो कि आपके प्राइवेट संस्थान में सरकार आके हस्तक्षेप करती है, तो आप इस चीज़ का विरोध करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ठीक, अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी समझ आएंगे कि पूंजीवाद क्या है। एक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति, हम निजी अपनी संपत्ति लगाएंगे और अपना निजी लाभ ही पाएंगे। ठीक है, तो निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक, मैंने पहले समझाया बच्चों, यह सार्वजनिक क्षेत्र का अगर विस्तार होता है एवं आर्थिक गतिविधि में अगर सरकारी हस्तक्षेप होता है तो ये उसका क्या करती है? विरोध करती है। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2, खूनी रविवार क्या है? पूरा का पूरा चांस है बच्चों, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे। बस देखो, खूनी रविवार, इसको जानने से पहले आप ये समझो, थोड़ा कुछ मैं बोलता हूँ उसको पहले सुनने की कोशिश करो गौर से। देखो, रूस में क्या था कि जार निकोलस जो था वहाँ का सम्राट था। ठीक है, रूस में जार का अर्थ होता है वहाँ का सम्राट। वो एक अयोग्य शासक था, मनमानी करता था, निरंकुश था, जो मन में आता था वो करता था। अगर बताओ, हमारा मंत्रिमंडल है, उसमें जितने भी मंत्री होंगे, अगर वहाँ पे अय्याशी चले, वहाँ पे मतलब शराब, नाच गाना हो, तो क्या वो सर राष्ट्र सही से चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ऐसा ही कुछ शासक था। कौन? जार निकोलस। ठीक है, 1905 ईस्वी में बच्चों क्या हुआ कि रूस और जापान के बीच युद्ध हो रहा था। उधर सभी सेना जो थी वो मतलब बॉर्डर पे रूस और जापान के बीच युद्ध लड़ रही थी, और इधर ये जो जार निकोलस था वो क्या कर रहा था? पता है ना बच्चों, वो अपना अय्याशी कर रहा था। ठीक, अपने में मग्न था, राष्ट्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, वहाँ युद्ध में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मिसाइल, हथियार, खाना ना, रुपए पैसे, मतलब कुछ भी पहुँचाना नहीं है, उस पर केयर ही नहीं करना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इस वजह से इतना बड़ा रूस एक शक्तिशाली और बड़ा राष्ट्र है, फिर भी वह एक छोटे से राष्ट्र जापान से हार गया। क्यों हारा? तो आप समझ सकते हो, ये रूस का जो सम्राट था उसकी लापरवाही का ही नतीजा था कि इतना बड़ा राष्ट्र एक छोटे से राष्ट्र जापान से क्या हो गया? हार गया।
अब देखो हार गए, इतना तो समझ गए होंगे आप। युद्ध में जो बचे कुचे फटेहाल सैनिक थे, जो बच गए, लड़ाई युद्ध हुआ, जब हार गए तो बहुत सारे मारे गए होंगे, बहुत सारे बच गए। तो जो बचे सैनिक थे वो अपने घर लौटे। कहाँ लौटे बच्चों? वो अपने घर वापस लौटे। तब उन्होंने सरकार की, अर्थात जार निकोलस की, यानी रूस के सम्राट की, ठीक है, लापरवाही और अयोग्यता और निरंकुशता की पोल खोल दी। जनता को बता दिया आप लोग उनको भगवान मानते हो ना, लोगों को क्या पता था, वो तो सरकार को अच्छा मानता था। लेकिन जब ये सैनिक वहाँ से आए ना युद्ध पर से लड़के, तो उन्होंने बताया कि सरकार ही हमारे हार का क्या है कारण है। अगर ये हमें समय से सब कुछ पहुँचा देते, ठीक है, खाना वगैरह, कपड़ा लत्ता या जो भी ना हमें हथियार की ज़रूरत होती है, अगर वो पहुँचा देते तो आज हम हारते नहीं। ठीक, तो जनता के मन में सरकार के प्रति जो अच्छा, मतलब सरकार अच्छी है, इस बात का जो भ्रम था वो तो टूट गया। ठीक है, अच्छेपन का भ्रम क्या हुआ बच्चों? टूट गया। जनता अपने आप को क्या महसूस करने लगी? अपमानित महसूस करने लगी कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारा अपमान किया। तभी क्या हुआ कि 9 जनवरी, याद रखोगे, 9 जनवरी 1905 ईस्वी यानी AD, और ये पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी, नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। बच्चों पुराने कैलेंडर और नए कैलेंडर में 13 दिन का फ़र्क है। देखो ये 9 जनवरी है और ये 22 जनवरी है। 9 में 22 ना, 9 में 13 जोड़ो तो क्या 22 हो जाता है? ठीक है, तो नए और पुराने कैलेंडर में कितना का दिन का फ़र्क है? 13 दिन का फ़र्क है। ठीक है, तो ये हुआ। तो 9 जनवरी 1905 को सरकार के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए, ठीक है, जो लोग थे जुलूस निकाल लिए और रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पर उतर आए। और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ना, वहाँ पीटर्सबर्ग में क्या था? महल था। उस महल में, ठीक है, जार निकोलस वहाँ पे बैठा हुआ था। उधर ये सारे लोग जुलूस निकाल के जा रहे थे। ठीक है, रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। सरकार ना, जार निकोलस मुर्दाबाद, जो भी था, सरकार को हटाओ, जो भी नारा लगाना था आज लगाते हुए वो जा रहे थे। तभी जार को पता चल गया, अरे वो तो ना नशे में धुत था। बोला अरे क्या देख रहे हो? ना किसी ने कहा हुजूर ना, लोगों का एक जुलूस हमारी तरफ आ रहा है। बोला आ रहा है तो क्या करो, जाओ उसको ना मनाओ, नहीं मानता है तो भूंज दो, गोलियां बरसा दो। यही उसने आदेश दिया और हुआ भी ऐसा ही। तभी वो तो हिंसक सोच का था, अच्छा सोच का होता तो भाई इतना जुलूस आ रहा है, इतना सरकार की हवा टाइट हो जाती है कि जनता हमारा विरोध कर रही है। लेकिन वो था ही वैसा हिंसक सोच वाला था। उसने क्या किया, इन बेगुनाह और निहत्थे, अच्छा बताओ कोई इंसान अगर जुलूस निकालता है, ठीक है, सरकार के विरोध में, तो क्या वो ना लाठी भाला या हथियार लेके जाता है? बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसे ही एक ना डंडा होगा, उसमें एक झंडा टाइप का बना होगा जिसमें लिखा होगा रोटी दो ना, सरकार जो भी सरकार है उसका मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए जा रहा होगा। तो इन बेगुनाह लोगों और निहत्थे लोगों पर उसने क्या किया? गोलियां बरसवा दिया। 1000 से अधिक लोग मारे गए। सड़क जो था वो लहूलुहान हो गया, लहू से लथपथ हो गया, लाल रंग के खून से लथपथ हो गया। और संजोग से यह दिन क्या था बच्चों? रविवार का था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ बच्चों। जार निकोलस जो था रूस का सम्राट, वो अयोग्य शासक था, वो केयरलेस था, लापरवाह था। जब रूस जापान के बीच ना युद्ध हो रहा था 1905 में, तो उसने ना सेना को वो सारी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करवाया जो उनको ज़रूरत थी युद्ध में लड़ने के लिए, जिसकी वजह से एक शक्तिशाली राष्ट्र होते हुए भी रूस एक छोटे से राष्ट्र जापान से क्या हो जाता है? हार जाता है। और वहाँ के सैनिक जो बचे होते हैं, बच जाते हैं युद्ध से, वो आते हैं और अपने गांव में लोगों को बताते हैं कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। तब ना वहाँ की जनता क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। और ना जार निकोलस वहाँ के सम्राट का मुर्दाबाद लगाते हुए, रोटी दो का नारा लगाते हुए, वो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर चल दिए। दिन कौन सा था बच्चों? 9 जनवरी 1905 को। ठीक, जब जैसे ही इस बात की भनक लगी
किसको, जार को, वहाँ के सम्राट को। तो उसने अपने सैनिकों से कह के इन बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां बरसवा दिया, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर गए और पूरा सड़क जो था लहूलुहान हो गया इस वजह से। और ये दिन रविवार का था, इसलिए से खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि अक्टूबर क्रांति क्या है। बच्चों अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और नवंबर क्रांति तीनों एक ही है। आइए हम समझते हैं ये कैसे है। 7 नवंबर 1917, पुराने कैलेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा, 13 दिन घटा दो तो 25 अक्टूबर हो गया। ठीक है, 25 अक्टूबर 1917 या 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्या किया। ठीक है, पेट्रोग्राद के बोल्शेविक एक संगठन था, लोगों का एक झुंड था। ठीक है, बोल्शेविक एक ना वहाँ पे प्रजाति चलती थी। तो बोल्शेविकों ने क्या किया कि पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या किया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, धावा बोल दिया। जिससे क्या हुआ, वहाँ सरकार पहले चलती थी बच्चों करेंसकी का। करेंसकी समझो, वहाँ पे जो गुलाम बना के रखे हुए था ना इन सबको ना बोल्शेविकों को, उस पे यानी अंग्रेज जैसे हमारे यहाँ ना हमारे कुछ मान लो कि जो हमारे गर्म दल के नेता थे, अगर वो मान लो कि जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे वहाँ पे जाके धावा बोल दे, आक्रमण बोल दे, तो सब वहाँ से क्या हुआ, कब्जा कर लिया, तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि करेंसकी लोग क्या हो गए, वहाँ से भाग गए। और भाग गए तो सत्ता तो उनसे छीनी गई ना। तो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। ठीक है, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया लेनिन को। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया लेनिन को। और विदेश मंत्री, देखो विदेश मंत्री बनाया गया ट्रोट्स्की को। अब सरकार आई है बोल्शेविकों के हाथ में। क्यों आई बच्चों, क्योंकि बोल्शेविकों ने क्या किया। ठीक है, बोल्शेविकों ने 7 नवंबर 1917 को, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोग्राद के सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बैंक ना, डाकघर, टेलीफोन केंद्र इत्यादि पर क्या किया, ना अधिकार कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन शासन करता था, करेंसकी वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। और सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई, बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। तो सत्ता में बोल्शेविक आ गया है, तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, लेनिन को। और ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। ठीक है, विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि सर्वहारा वर्ग के हाथ में क्या आया था, सत्ता आया था। ठीक है बच्चों, सर्वहारा वर्ग क्या होता है आगे हम देखेंगे। रूस की इस महान क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति अथवा नवंबर क्रांति कहते हैं। फिर से समझो बच्चों, क्या हुआ कि रूस में करेंसकी लोग वहाँ पे शासन करते थे। तब क्या हुआ, बोल्शेविक एक दल था, ठीक है, गुट था, उसने क्या किया, पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक, कोर्ट, कचहरी इत्यादि सरकारी भवनों पर जाके आक्रमण कर दिया। और वहाँ पे जो भी करेंसकी लोग थे उनको उसने क्या किया, भगा दिया। तो भगा दिया तो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई, करेंसकी के, इसके क्या बोलते हैं, बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। तो बोल्शेविकों के जब हाथ में सत्ता की बागडोर आई तो उस सत्ता का, शासन व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया लेनिन को और विदेश मंत्री बनाया गया ट्रोट्स्की को। विश्व में पहली बार हुआ था कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आई थी, सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई थी। रूस की इस महान क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, आओ वो जो सर्वहारा वर्ग का जिक्र हो रहा था हम वो भी देख ही लेते हैं। ठीक है, समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब रहते हैं, किसान रहते हैं, कृषक मजदूर। देखो गरीब तो गरीब हो गए, ठीक है, गरीब किसान, कृषक मजदूर। कृषक मजदूर मतलब गरीब किसान तो हैं ही, और खेत में काम करने वाले मजदूर, सामान्य मजदूर जो यहाँ वहाँ ना रोड वगैरह पे काम करते रहते हैं, सामान्य मजदूर। कुछ श्रमिक जो मेहनत करके दिन में मेहनत करते हैं, रात में उनके घर में चूल्हा जलता है, ऐसा। ठीक है, गरीब, आम गरीब लोग उसमें रहते हों, ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग। मतलब इसका मतलब लोअर क्लास का ये वर्ग है, मतलब जो उसमें ना जिनकी
मतलब मूलभूत जो ज़रूरत होती है वो भी उनके पास नहीं होता है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है ना। दिन भर काम करते हैं तो रात में उनके घर में चूल्हा जलता है, ऐसा कुछ हालत है। तो गरीब किसान, ठीक है, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक और आम गरीब लोग रहते हों, ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग के पास मैंने पहले बच्चों समझा दिया कि बुनियादी चीज़ें भी नहीं होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान वगैरह जो है बुनियादी चीज़ें हैं। तो दिन भर वो मेहनत करते हैं, तब जाके रात में उनके घर में क्या होता है, चूल्हा जलता है और उन्हें खाना भी नसीब होता है। और धनी वर्ग हमेशा इन पर क्या करते हैं, अपना दाब रुआब बना के रखते हैं। इनको उपेक्षित नज़र से, हीन नज़र से, ये क्या रहेगा है ना, जो मन होता है उसे करवाते हैं, उपेक्षित नज़र से उसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है। बच्चों आपने शीत युद्ध तो लगभग डेली देखने को मिलता है, हमारे आसपास में, घर में, गांव में देखने को मिलता है कि दो महिलाएं आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी फट्टम फट्टी या लाठी डंडा से ना मारपीट नहीं होता है, सिर्फ बातों से ही एक दूसरे को क्या किया जाता है, नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। और एक दूसरा उदाहरण भी हम समझाते हैं बच्चों, देखा होगा आपने, हमारे बगल में पाकिस्तान है, वो क्या कहते हैं कि हमने जो परमाणु बम लगा के ना बना रखा है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा है, दीपावली पर फोड़ने के लिए नहीं रखा है, ज़रूरत पड़ी तो हम अपने पड़ोसी मुल्क को दिखा देंगे। ठीक है, मतलब धमकी दिया जा रहा है। तो क्या समझ रहे हो इस बात से। और फिर भारत वाले भी कुछ नेतागण ना उनके इस बात का जवाब देते हैं, वो भी ना उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बातों द्वारा, अरे युद्ध नहीं हो रहा है, ये बातों द्वारा युद्ध हो रहा है, वाक द्वंद्व द्वारा युद्ध हो रहा है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो युद्ध होता है इसी को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अच्छा एक बात और है, इस तरह से माहौल गर्म हो जाता है कि लगता है कि कब युद्ध हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब युद्ध की जैसे जैसे देख लो, दो ना औरतें आपस में लड़ती रहती है, बातों बातों में ना गाली गलौज करती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो लगता है कि कब लड़ाई हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब लड़ाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वही हो गया भारत पाकिस्तान में, जब मान लो बातों बातों से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो लगता है हम लोगों को कब कब युद्ध हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये समय कुछ और था। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, मतलब सीधा सीधा युद्ध नहीं हो रहा था इसमें, बल्कि ये अप्रत्यक्ष युद्ध था या है, जिसमें एक राष्ट्र बातों द्वारा, समझ रहे हो, वाक द्वंद्व द्वारा, दो देशों के बीच द्वंद्व ना, वाक मतलब बातचीत, वार्तालाप द्वारा, बातों का द्वंद्व होता है, वाक द्वंद्व द्वारा खुद को श्रेष्ठ और दूसरे राष्ट्र को नीचा या तुच्छ दिखाने की कोशिश किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था बच्चों, तो पूंजीवादी राष्ट्र और रूस के बीच ये युद्ध चलता रहा था, उस वक्त ये युद्ध चल रहा था। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किन के बीच शीत युद्ध हुआ था, तो पूंजीवादी राष्ट्र और रूस के बीच। ठीक है बच्चों, अगर आप पीछे जाके ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो धीरे धीरे करके ना, जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लो, हम आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। तो वहाँ से आप क्या करोगे, मेरे या तो टेलीग्राम लिंक पे चले जाओ, चैनल पे चले जाओ, या फिर नीचे से डिस्क्रिप्शन से आप क्या करो ना, जो पीडीएफ का लिंक होगा वहाँ पर जाओ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लो, नोट बना लो। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो गारंटी है कि मिल ही जाएंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाते रहूँगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।